हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की सेकंड नंबर की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसका हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखेंगे जिनमें एक पॉइंट मास होगा और दूसरा कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि कोई रॉड हो सकता है, जैसे इनफाइनाइट लेंथ की रॉड हो सकती है, जैसे कोई वायर हो सकता है आर्क के शेप का। तो ऐसे केसेस में हम सीधे सीधे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर पाते, हमें उसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो ये जो टेक्निक हम अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है, वो इसी चैप्टर में आगे जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे वहां भी इनका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। फिर जब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी जाती है तो वहां भी इंटीग्रेशन का यूज होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी जाती है तो भी हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, नोट्स प्रिपेयर करना, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इस तरह के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का यूज कैसे होता है। तो चाहे तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड अ रॉड। तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक पॉइंट मास है, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, और इससे d डिस्टेंस पे एक रॉड है। रॉड भी कई तरीके की हो सकती है। हो सकता है रॉड यूनिफॉर्म हो सकता है रॉड यूनिफॉर्म न हो। यूनिफॉर्म रॉड और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म रॉड मतलब इसका मास हर जगह, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा होगा। अगर यहां से हम एक टुकड़ा काटें और यहां से एक टुकड़ा काटें तो दोनों का मास सेम होगा, अगर टुकड़े की विड्थ सेम है तो। बट ऐसा भी हो सकता है कि इस रॉड में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो। मतलब हो सकता है यहां का मास कम हो, जैसे जैसे हम आगे जाएं वैसे धीरे धीरे मास बढ़ने लगे। जैसे अगर छोटे छोटे टुकड़े लें हम एल्यूमिनियम के, स्टील के, लोहे के, और उनका आपस में ज्वाइंट करके एक रॉड बनाए, तो उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन यहां जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास टोटल m है और इसकी जो लेंथ है वो है l। क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि इस पॉइंट मास और इस यूनिफॉर्म रॉड के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एक पॉइंट मास हो गया, लेकिन ये एक पॉइंट मास नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। सो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो सिर्फ पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है। तो यहां सीधे सीधे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे वो एक टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक है, जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। बट वो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप आराम से समझोगे, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस स्मॉल m का जो पॉइंट मास है इससे x डिस्टेंस दूर जाना है, और ये x d से ज्यादा होगा, तभी तो आप रॉड के बीच में कहीं भी किसी भी जनरल पॉइंट पे पहुंचोगे। और यहां हमें ऐसे इमेजिन करना है एक छोटा सा टुकड़ा इस रॉड का जिसकी विड्थ हो कितनी, dx। तो हमने इससे x डिस्टेंस पे एक इसका छोटा सा एलिमेंटल पार्ट, बहुत ही छोटा सा अति सूक्ष्म हिस्सा लिया dx। अब अगर ये इसकी लेंथ dx है तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा, उसका मास मान लेते हैं dm। तो l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई l। हेंस dx लेंथ का मास कितना होगा, m बाई l इंटू dx। क्या इसको dm लिखा जा सकता है? मान लेते हैं इसको dm। इसका मास भी बहुत छोटा होगा, उस छोटे से मास को हमने कितना मान लिया, dm। अब इस पूरे रॉड को आप भूल जाओ, इमेजिन करो कि यहां एक पॉइंट मास है
अब बताओ अच्छा, अगर ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो ये भी पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा ना। तो ये भी एक पॉइंट मास है, ये भी एक पॉइंट मास है, बीच की डिस्टेंस कितनी है x। तो इसकी वजह से इस पे, चाहे इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। जो फोर्स लगेगा वो मान लेते हैं dF है। तो इस dF के कैलकुलेशन के लिए हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। तो ये dF की वैल्यू कितनी होगी, dF इज इक्वल्स टू कैपिटल G, m1 में पहले पॉइंट मास का मास दैट इज m, m2 में इसका मास विच इज m/l इंटू dx, ये हो गया G m1 m2, और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की सेपरेशन दैट इज x, इसका स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई इंटीग्रेशन भी अभी हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आया होगा कि हाँ, रॉड को हम छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। उसमें से हमने एक टुकड़ा लिया इससे x डिस्टेंस पे, उसकी विड्थ मानी dx, उसका जो मास होगा वो माना dm, कैलकुलेट कर लिया, dm की वैल्यू m/l इंटू dx, और इसके और इसके बीच में हमने फोर्स लिख दिया। अब सोचो जरा, अगर इस रॉड को हम ऐसे ही छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, तो हर एक टुकड़ा इसको अपनी तरफ खींचेगा। सबका फोर्स अलग अलग होगा क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो इधर ही होगी। तो क्या ऐसे कहा जा सकता है कि इस पूरे रॉड की वजह से इस पे जो टोटल या जो नेट या जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से जो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उन सब का समेशन होगा। देखो, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट सबकी डायरेक्शन सिंस यहां सेम है, ये वाला टुकड़ा भी इसको ऐसे खींचेगा, इसके बगल वाला टुकड़ा भी इसको ऐसे खींचेगा, ये वाला भी इसको ऐसे ही खींच रहा है, लास्ट वाला टुकड़ा भी इसको ऐसे ही खींचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे टुकड़ों की वजह से इस पे जो भी फोर्स लगेगा, अगर उसको हम एड अप कर दें, जोड़ दें, सम कर दें, तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकल जाएगा। अब ये जो समेशन है ये कोई ऑर्डिनरी समेशन नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइटेसिमल छोटा बहुत ही स्मॉल टुकड़ा है और ऐसे पता नहीं इसमें कितने टुकड़े होंगे। तो हम ऐसे ऑर्डिनरी सम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का ये जो साइन है ये इंग्लिश का लेटर एस ही है, एस मतलब समेशन। तो समेशन भी जब मन आए तब, जहां मन आए वहां नहीं किया जाता। समेशन करने के लिए या इंटीग्रेशन करने के लिए भी एक दो बेसिक पहले कंडीशन चेक कर लिया करो। पहला कंडीशन ये है कि यहां जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। पता चला पहला फोर्स ऐसे आ रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे आ रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे आ रहा है और आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो सारा का सारा जो वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो फील्ड का कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फोर्स हो, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, सेम लॉ से गवर्न होना चाहिए। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका लॉ, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका लॉ सेम है। तो यहां हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो कि टोटल रॉड की वजह से इस पॉइंट मास पे लगने वाला नेट फोर्स F होगा इसका इंटीग्रेशन, किसका, dF का। तो इंटीग्रेशन dF आप चाहे तो लिख सकते हो यहां पे F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dF की वैल्यू G m/l dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसमें हमें लिमिट भी लगानी होगी। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखो, जो पहला वाला टुकड़ा है उसके लिए जो x की वैल्यू है वो होगी d के इक्वल, और ऐसे ही ऐड करते 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 पूरे रॉड के लिए जब हम एकदम लास्ट में जाएंगे, लास्ट वाले टुकड़े के पास, तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो होगी d और प्लस l। तो इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे फ्रॉम x इक्वल टू d यानी पहले वाले टुकड़े के लिए, और अपर लिमिट लगाएंगे x इक्वल टू d प्लस l। ये हुआ लोअर लिमिट और ये हुआ अपर लिमिट। तब ये पूरा रॉड कवर हो जाएगा और मैथमेटिकली जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो इस पूरे रॉड के छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है सबका समेशन आएगा, यानी नेट फोर्स आएगा। अब यहां पे फिजिक्स का काम होता है खत्म, फिजिक्स बस यहीं तक थी।
अब इसके बाद जो भी कुछ है वो प्योर मैथमेटिक्स है। तो अब मैथमेटिकली आगे बढ़ना है, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करना है। वेरी सिंपल। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा। F इज इक्वल्स टू, इसमें जो भी कांस्टेंट दिख रहा है वो हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। कैपिटल G कांस्टेंट है, पूरे रॉड का मास कांस्टेंट है, पूरे रॉड की लेंथ कांस्टेंट है, ये भी m कांस्टेंट है। हाँ, x वेरिएबल है क्योंकि अलग अलग इस एलिमेंट के लिए x की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये पूरा ऊपर का न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई L, ये आ गया बाहर। इंटीग्रेशन बचा सिर्फ 1/x² dx का, लोअर लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू d टू अपर लिमिट x इक्वल टू d प्लस l। f इज इक्वल्स टू g m डिवाइडेड बाई, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसके इंटीग्रेशन में ये ऊपर जाएगा x टू द पावर -2, फॉर्मूला होता है उसमें, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऊपर गया x टू द पावर -2, जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। वैसे तो प्लस सी भी होता है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी कट जाता है, इसलिए प्लस सी नहीं लिखते। तो पावर में अगर 1 ऐड किया जाए तो x टू द पावर -2 + 1 कितना होगा? यह आएगा x टू द पावर -1 और डिवाइडेड बाई भी -2 + 1 दैट इज -1। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। x टू द पावर -1 1/x होगा ना, और ये माइनस भी है, तो इसको ऐसे लिख दें सीधे, ये आ जाएगा हमारा -1/x, लोअर लिमिट x इक्वल टू d, अपर लिमिट x इज इक्वल्स टू d प्लस l। पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन लीबनीज फॉर्मूला। लीबनीज एक बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन थे और न्यूटन के तो पीछे ही पड़े हुए थे, कभी उनकी हिस्ट्री खोल के पढ़ना, उन्होंने क्या क्या किया था। Gm डिवाइडेड बाई L। अब देखो इसमें पहले मैंने अपर लिमिट पुट करी, -1/x की जगह पे ये रखेंगे d प्लस l, माइनस, फिर इस एक्सप्रेशन की जगह, या चाहो तो माइनस आप बाहर भी निकाल सकते हो, चलो माइनस बाहर ही निकाल लेते हैं। माइनस यहाँ गया, ये माइनस हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ माइनस बार बार नहीं लिखना होगा। तो अब ये 1/x है, इसमें पहले हमने अपर लिमिट पुट करी 1/d प्लस एल माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 1/x के स्थान पे क्या रख दिया हमने? d। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं मैं। तो कितना आएगा भाई? f इज इक्वल्स टू -Gm डिवाइडेड बाई L, और यहाँ ये गया ऊपर d, माइनस ये गया इधर d माइनस L डिवाइडेड बाई d प्लस L। d से d कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और L से L भी कैंसिल होगा, बचेगा Gm डिवाइडेड बाई L से L कैंसिल, d प्लस L। ये हुआ फोर्स, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अगर ऐसे एक्स एक्सिस बना दिया जाए तो टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, अगर ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया जाए तो इसी के साथ चाहो तो आप आई कैप भी लगा सकते हो। आई कैप अपने आप में ही बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये पहला सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें एक पॉइंट मास और एक रॉड के बीच में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया यूजिंग इंटीग्रेशन। कितना आया? Gm डिवाइडेड बाई d प्लस एल। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है इस d की वैल्यू इस रॉड की लेंथ के इक्वल दे दी जाए, तो अगर ये l होगा तो l प्लस एल 2l और इंटू l, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2l²। तो इतने तो आप होशियार हो ही कि आराम से सॉल्व कर लोगे, वैसा कुछ आएगा। तो प्रोसेस ध्यान से देखना, अगर इंटीग्रेशन आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, आप देखना और समझना कि इस तरीके से होता है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। आगे के कई सेक्शंस में जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसी चैप्टर में जब ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे,
तो इस तरह के इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस बार बार आएंगे, तो एक बेसिक आइडिया रहेगा, तो वहां भी समझने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इसी में थोड़ा थोड़ा अगर वेरिएशन किया जाए तो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो एक रॉड था, अब मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैं फिगर बना देता हूं, आप सॉल्व करो, तब तक मैं ये नीचे वाला रब कर दूंगा। एक रॉड यहां है और एक रॉड यहां है, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, ये डिस्टेंस D जो अभी दिया था मैंने, और ये डिस्टेंस भी D। एग्जाम में इसको चेंज किया जा सकता है, हो सकता है ये लेंथ 2L हो सकता है लेंथ L ही हो। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे जो अरेंजमेंट आपको दिया गया है, जिसमें 2 रॉड है और 1 पॉइंट मास है, इन दोनों रॉड की वजह से इस पॉइंट मास पर लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करके आप बता दो। तो अभी हम लोगों ने ये केस पढ़ा है सिर्फ इतना कि अगर एक रॉड हो और 1 पॉइंट मास हो तो उनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना आता है। तो सोचो जरा, ये वाला रॉड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी है, F0। अभी F0 की वैल्यू हमने देखी थी Gmm, इसका मास स्मॉल m है और दोनों रॉड आइडेंटिकल है, दोनों का मास m है। तो F0 की वैल्यू आई थी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई D ब्रैकेट में D प्लस L। तो ये F0 की वैल्यू हमें पता है पहले से। ये वाला रॉड भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिंस बाकी सारी चीजें सेम सेम है, रॉड की लेंथ सेम, मास सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स भी सेम होगा, तो इसकी वैल्यू भी F0 होगी। अब बताओ, अच्छा इस पर अगर कोई टोटल फोर्स पूछे तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना होगा ना, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, ये बीच का एंगल 90 डिग्री था, हालांकि बीच का एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दिया जा सकता है। तो अगर इस केस में 90 डिग्री का हम एंगल लें, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कितना होता है, √p² प्लस q²। और अगर सेम मैग्नीट्यूड के दोनों वेक्टर हो, जैसे कि इस क्वांटिटी मतलब इस केस में फोर्स है, तो जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा F0 इंटू √2। क्यों भाई, इसमें यही फॉर्मूला लगा है, F0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो ये फॉर्मूला होता है p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फा, पढ़ा था ना क्लास 11th में। अल्फा की वैल्यू कितनी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, इसकी कहानी खत्म। p पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम सेम है, F0, तो ये भी F0 का स्क्वायर हुआ, ये भी F0 का स्क्वायर हुआ, तो ये आ गया 2F0 का स्क्वायर, फाइनली ये आ गया F0 स्क्वायर 2, और F0 की वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेट करी थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क में करने के बाद आपको हमेशा डाउट रहेगा कि यार मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो अब मैं तो पता नहीं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन हमको और आपको लिंक करता है आपस में। तो आप सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरा आंसर ये आया है, आई विल रिप्लाई। क्वेश्चन क्या है, फिर से ये एक पॉइंट मास है, इसका मास है m। यहां पे एक रॉड है और एक रॉड यहां पे है। ये लेंथ है 2L, रॉड की लेंथ है L और इसका मास है m। ये लेंथ है सिर्फ L, रॉड की लेंथ है 2L और इसका मास है 2m। इन दोनों की वजह से इस पे लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना, अभी चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, अभी कमेंट करो। आगे के लिए किसी भी चीज को क्यों टालना, क्यों छोड़ना, अभी सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट में लिख के फिर वापस से वीडियो चला के आगे की वीडियो देखो। अब इसी में देखो और क्या वेरिएशन हो सकता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, अनइवन है। हो सकता है शुरू में मास ज्यादा हो, जैसे जैसे आप आगे जाओ वैसे वैसे मास डिक्रीज होता चला जाए।
ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में मास कम हो, जैसे जैसे आप आगे जाओ वैसे वैसे मास इंक्रीज करता चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा केस होगा आपको हमेशा एक टर्म दिया जाएगा, उसको बोलते हैं लैम्डा, और इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। अब ये क्या चीज है? सपोज इसका टोटल मास m हो और इसकी लेंथ l, तो l लेंथ का मास कितना हुआ? m। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास आएगा m/l, बस इसी को लैम्डा बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी तो kg पर मीटर। कोई पूछे कि एक लाइन की डेफिनेशन बता दो, l को अगर आप 1 करोगे तो मैथमेटिकली लैम्डा इक्वल टू मिलेगा m, यानी मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा हुआ, उसी को बोलते हैं मास डेंसिटी। तो अगर मास डेंसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है, जैसे जैसे हम लेंथ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अगर मास वेरी कर रहा है तो इसका हमेशा कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा। जैसे हो सकता है लेमडा इज इक्वल्स टू दे दिया जाए लेमडा नॉट इंटू एक्स, जैसे दे दिया जाए लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई एक्स, जैसे हो सकता है लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट इंटू एक्स टू द पावर -2/3, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको। तो कुछ भी एक्सप्रेशन रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है इसमें ऐसा ही करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से ये एक पॉइंट मास है, इसका मास है स्मॉल m, इससे रॉड की डिस्टेंस है d, इसका जो मास डेंसिटी है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मास ऑफ द रॉड, यानी इस पॉइंट मास से रॉड की डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली x की वैल्यू d से ज़्यादा ही होगी, तो x की वैल्यू जब d से ज़्यादा होगी तो हमें रॉड मिलने लगेगा। तो रॉड जब मिलेगा हमें तो उसका जो मास है, उसकी जो मास डेंसिटी है वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इसमें देखो x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे लेमडा की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी मास पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो रहा है, यानी रॉड एक तरह से हल्का होते जा रहा है। इधर मास ज्यादा है और जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसमें मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हमेशा कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, बताएंगे वो कि कैसे उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर से वही काम करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे हमने एक लिया छोटा सा टुकड़ा dx, यूनिट लेंथ का मास होता है ये लैम्डा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। l को 1 किया जाए तो लैम्डा इज इक्वल्स टू m, यूनिट लेंथ के मास को लैम्डा बोलते हैं। तो dx यूनिट लेंथ का मास अगर लैम्डा है तो dx लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा इंटू dx, और यही हो जाएगा हमारा dm। ये स्टेप क्लियर हुआ? यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो dx लेंथ का मास लैम्डा इंटू dx, और ये जो मास है उसी को हमने लिखा है क्या? dm। इसका मास भी बहुत छोटा होगा, उसको मान लेते हैं dm। अब इसके और इसके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी बहुत छोटा होगा, उसको लिख देते हैं df। उसकी वैल्यू होगी कैपिटल G, m1 m2 की जगह dm डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की सेपरेशन दैट इज x का स्क्वायर। df इज इक्वल्स टू कैपिटल G m, dm की वैल्यू है lambda dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। df इज इक्वल्स टू कैपिटल G m, लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है लेमडा नॉट बाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फाइनली df की वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल G m लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। फिर वही कॉन्सेप्ट, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, सारे टुकड़े इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे पूरे के पूरे रॉड की वजह से इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन df, दैट इज g m lambda नॉट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू d टू x इक्वल टू d प्लस l। सॉल्व कर लोगे इसको? अब ये देखो फिजिक्स की प्रॉब्लम खत्म, अब ये बची सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। वैसे इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, आप लोगों को देना चाहिए होमवर्क। देखो ऊपर का न्यूमरेटर पूरा कांस्टेंट है, g लैम्डा नॉट m कांस्टेंट है बाहर, x की पावर 3 ऊपर जाएगा, आएगा -3,
इंटीग्रेशन यूज करेंगे x टू द पावर -3 + 1, नीचे भी -3 + 1, यही फॉर्मूला होता है। लोअर लिमिट x इक्वल टू डी, अपर लिमिट x इक्वल टू डी प्लस एल। ठीक, ये कितना आ जाएगा? नीचे -2, ऊपर भी -2, तो f इज इक्वल्स टू आया, नीचे जो -2 आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा -g λ0m/2, और ये जो ऊपर x टू द पावर -2 आएगा दैट इज 1/x², उसको ऐसे लिख लेते हैं 1/x², लोअर लिमिट x इक्वल टू डी टू अपर लिमिट x इक्वल टू डी प्लस एल। बस अब इसमें पुट करना है, ये f इज इक्वल्स टू -g λ0m/2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/d प्लस एल इसका स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/d²। अब इसको सॉल्व कर लेना, कुछ भी है, कुछ भी एक्सप्रेशन है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेथड सीखो कैसे सॉल्व हो रहा है। और ये जो λ0 डिवाइडेड बाई x हमें इसका मास डेंसिटी दिया गया था, उसकी जगह कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाएगा, फिजिक्स चेंज नहीं होगी, फिजिक्स की जो कॉम्प्लिकेसी है वो भी इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी। हो सकता है इंटीग्रेशन में थोड़ा दांव पेच लगाना पड़े, तो वो उतना इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ रखा है तो। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला केस देखते हैं। अगला केस है पॉइंट मास, और अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट किया जाए, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा और कितना आएगा। ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस पे आप चाहे तो आईएमपी भी लगा लेना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट केस। इसमें ले लेते हैं एक इनफाइनाइट रॉड, वेरी थिन रॉड, बहुत पतला रॉड है ये, और यहां से ले लेते हैं स्मॉल डी डिस्टेंस पे एक छोटा सा पॉइंट मास, जिसका मास कितना है, स्मॉल है। ये इनफाइनाइट लेंथ का अगर रॉड होगा, थिन ही क्यों ना हो, इसका मास कितना होगा, इसका मास भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका पूरा मास कभी भी आपको नहीं दिया जाएगा, इसका भी मास डेंसिटी ही गिवन होगा, यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ, वो वही है अपना प्यारा सा लैम्डा। अब ये पॉइंट मास चाहे यहां रखा हो, 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 उसके रेस्पेक्ट में रॉड की पोजीशन सिमिलर होगी। अपर हाफ पोर्शन एक तरह से सेमी इनफाइनाइट ऊपर और सेमी इनफाइनाइट नीचे। अगर ये पॉइंट मास यहां होता तो भी इसके रेस्पेक्ट में सेमी इनफाइनाइट ऊपर और सेमी इनफाइनाइट नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पोजीशन कहां है, बस ये डिस्टेंस जितनी भी होगी उसके अनुसार कैलकुलेशन हर स्थिति में सेम होगा, आंसर भी सेम आएगा, प्रोसेस भी सेम होगा। तो नो मैटर, यहीं रख लिया जाए इसको। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले इसमें दिमाग लगाते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा। पहली चीज, पहली बात, क्या इसमें हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। एक मास तो पॉइंट मास है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड नहीं है, ऊपर भी प्लस इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, इसको माइनस इनफाइनाइट लिख लेते हैं। सॉल्व कैसे करें? तो यहां से चलते हैं x डिस्टेंस ऊपर, और एक बहुत ही छोटा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टुकड़ा लेते हैं dx। यूनिट लेंथ पे मास है लेमडा, भाई लेमडा की तो डेफिनेशन ही होती है मास पर यूनिट लेंथ, तो एकांक लंबाई पे यूनिट लेंथ पे कितना मास है, लेमडा। तो dx लेंथ पे कितना मास होगा, लेमडा इंटू dx, इसको बोल देते हैं dm। इस पे जो भी मास होगा, इस मास को हमने क्या कह दिया है, dm। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सिर्फ इस टुकड़े को देखो और इसको देखो, पूरे इस वायर को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, उसको देखो। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये वाला टुकड़ा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अच्छा, जब ये टुकड़ा बहुत छोटा सा है,
लेंथ बहुत छोटी सी dx है, उसमें मास बहुत छोटा सा dm है, तो जो फोर्स होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, उसको मान लेते हैं df। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। जिस चीज की जरूरत महसूस हो, क्वेश्चन में ना दिया हो, मान लो, थीटा मान लेते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ऊपर हम गए x dx लिया, फोर्स मिला हमें df। वैसे ही अगर हम नीचे जाएं x डिस्टेंस और फिर एक ऐसा टुकड़ा लें, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ड्यू टू सिमेट्री फोर्स भी सेम होगा, तो ये भी होगा df, ये एंगल भी सेम होगा थीटा। तो अगर इसका हम कंपोनेंट करें ऊपर वाले फोर्स का, तो इधर कंपोनेंट आएगा df cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा df sin थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से इसका भी एक कंपोनेंट इधर वही होगा df cos थीटा और ये जो कंपोनेंट होगा ये आएगा df sin थीटा। ध्यान से देखो, df sin थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल, एक्शन लाइन में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो df cos थीटा है और इसका जो df cos थीटा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अगर सिर्फ यही दो एलिमेंट रहते तो हम बोलते कि भाई ये दोनों एक दूसरे से निपट गए, df cos थीटा सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स 2df cos थीटा होगा। लेकिन बताओ, अच्छा, इस अगर इनफाइनाइट वायर को ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, तो हर एक टुकड़े इसको अपनी तरफ खींचेंगे, हर एक फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कॉस वाला कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी साइन वाला कंपोनेंट आएगा। तो जितना ऊपर अगर हम एक टुकड़ा यहां कंसिडर करें, उतना ही नीचे एक टुकड़ा हमें नीचे भी मिलेगा। तो इसका भी वैसा ही फोर्स लगेगा, वैसा ही दो कंपोनेंट होगा। बताओ, अच्छा, साइन थीटा वाले कंपोनेंट इन टुकड़ों की वजह से कैंसिल होते चले जाएंगे और कॉस वाला कंपोनेंट ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पे लगने वाला जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इन सभी df cos थीटा कंपोनेंट्स का समेशन होगा। और फिर से वही बात, ये कोई ऑर्डिनरी समेशन नहीं है। इसका समेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स की एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये इतना डाउट क्लियर हो गया आपको। हमें क्या करना है, बस df cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब उसमें और ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ मैथमेटिकल चीजें सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r, क्योंकि वो df का फॉर्मूला लिखने में यूज होगा। उसके बाद बताओ, अच्छा, इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है, ये है x, ये है d और ये है r। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन वी राइट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर x बाई डी किया जाए या tan थीटा लिया जाए, tan थीटा कितना होगा, x बाई डी। इनसे यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, d tan थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या किया जाए, दोनों ओर का यानी LHS का और RHS का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए। तो ये होगा dx बाई डी थीटा। ये सब देखो मैथमेटिकल छोटे छोटे जुगाड़ हमें करने पड़ेंगे। dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, डी कॉन्स्टेंट है, डी थीटा ऑफ tan थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx बाई डी थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी d इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से dx की वैल्यू मिलेगी d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये काम आएगा आगे। फिर हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहां रख देनी है, यानी इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू यहां से पुट करो, स्क्वायर है तो ये होगा डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस एक डी स्क्वायर पहले से ही है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलेगा। ये चीज होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से r की वैल्यू डी सेक थीटा हो जाएगी, बट आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसी की वैल्यू डायरेक्ट हमें जरूरत पड़ने वाली है।
तो एक ये वाला डब्बा और एक ये वाला डब्बा इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। इतना मैथमेटिकल दांव पेच समझ में आया, कहाँ से क्या कैलकुलेट किया गया और उसमें क्या जुगाड़ लगाया हम लोगों ने, क्या फिजिक्स लगाई, वो समझ में आया। तो यहाँ क्या ये लिखा जा सकता है कि पूरे इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट मास पर लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स सभी df cos थीटा वाले कंपोनेंट्स का समेशन होगा। सो F नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन df cos थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, df की वैल्यू कैसे लिखेंगे? df क्या है? इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है, तो वो अपना फॉर्मूले से लिखेंगे कैपिटल G, m1 में इसी का मास लिख लेते हैं m, m2 इसका मास ये रहा dm, और dm की वैल्यू कितनी है? लैम्डा dx, G m1 m2 किसका मास है? इसका मास है। dx लेंथ पे जितना मास होगा उसको हम dm बोलेंगे, और dm की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी कितनी? लैम्डा dx, डिवाइडेड बाई इसके और इसके बीच की सेपरेशन, दैट इज r² इंटू कॉस थीटा। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें थीटा भी वेरिएबल है और dx तो वेरिएबल है ही। अलग अलग dx जब आप लोगे तो सबका ये जो एंगल है वो अलग अलग होगा। अगर कोई आप dx यहां लेते हो तो उसका जो ये एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा, अलग होगा। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इसको डबल वेरिएबल से, और साथ ही साथ r भी वेरिएबल है सबके लिए, ये जो r है वो भी अलग अलग होगा। इसमें तीन तीन वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें ट्रिपल वेरिएबल फॉर्म से सिंगल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी के लिए सब डब्बे हमने बनाए थे। तो अब इन डब्बों का यूज करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन G m लैम्डा, dx की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। ये dx की जगह इस वाले डब्बे से ये आ गया d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r² की वैल्यू वहां से पुट कर देते हैं, d² सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ, अच्छा इसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचा ना, थीटा, और उसी का d थीटा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक d से ये d भी कैंसिल होगा। तो अब बचेगा क्या? आप सोच रहे हो सर इसमें आपने लिमिट तो लगाई ही नहीं। लगाएंगे, जब इसको सिंगल वेरिएबल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो लिमिट भी लगाएंगे। इंटीग्रेशन अब बचा g स्मॉल m लैम्डा कॉस थीटा d थीटा, और डिवाइडेड बाई एक बचा है d। इसमें देखो ये और ये कांस्टेंट है, इसको निकाल लेते हैं बाहर, g m लैम्डा बाई d, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा d थीटा। अब यहां पे लिमिट समझाते हैं आपको। देखो, ऊपर गए थे हम, dx लिया, फोर्स निकाला, उसका कंपोनेंट किया, फिर ये समझा कि साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो देखो, इसमें इस x को जब आप नीचे ले जाओगे और जाओगे एकदम इनफाइनाइट तक, जहां तक ये रॉड एक्सटेंड हुई है, तो हमें ये समझना है कि ये एंगल कितना होगा। तो इसको फिर से थोड़ा मिटा देते हैं ताकि अच्छे से आपको देखने से समझ आए कि क्या हो रहा है एंगल में। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कैलकुलेशन का एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है इनफाइनाइट रॉड, माइनस इनफाइनाइट, ऊपर प्लस इनफाइनाइट, यहां d डिस्टेंस पे एक हमारे पास में पॉइंट मास था m, ये एंगल था थीटा, ऊपर x, ये एंगल था हमारा थीटा। देखो, जैसे जैसे ये एलिमेंट वाला पार्ट आप नीचे ले जाओगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वैसे ही अगर ये सीधे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो जाए तो ये वाली जो लाइन है ना, जो इस पॉइंट मास और इस dx एलिमेंट को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन इस
वायर के या इस रॉड के हो जाएगी पैरेलल। वैसे भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन्स ही इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। तो जैसे जैसे इस dx वाले पार्ट को आप नीचे ले जाओगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और वैसे ही ऊपर भी देखो, यहाँ dx लिए हो तो ये थीटा आ रहा है, यहाँ dx लोगे तो देखो थीटा की वैल्यू बढ़ी, dx यहाँ आपने लिया, थीटा की वैल्यू और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। जब ये प्लस इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ते 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 90 हो जाएगा। तो नीचे जाएंगे तो लिखेंगे फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू -π/2, ऊपर जाएंगे लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू +π/2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो होगा फ्रॉम -π/2 टू +π/2। बस अब इसी को सॉल्व करना है। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो sin थीटा इंटीग्रेशन हो गया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये फाइनली आया f नेट इज इक्वल्स टू gm lambda by d, और इसका इंटीग्रेशन sin थीटा, लोअर लिमिट थीटा इज इक्वल्स टू -π/2, अपर लिमिट थीटा इज इक्वल्स टू +π/2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, gm lambda by d, ये आएगा sin π/2 माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे -π/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 90 डिग्री उसकी भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो फाइनली एफ नेट की वैल्यू आएगी 2gm lambda by d। ये है हमारा फाइनल आंसर। और डायरेक्शन, रॉड थी इनफाइनाइट, पॉइंट मास था यहां, तो ये रॉड इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने में जो साइन वाला कंपोनेंट था वो तो कैंसिल हो गया था, तो इस रॉड की से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन होगी इसी की तरफ ये नेट फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2gm lambda डिवाइडेड बाई d। तो अच्छा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। स्मॉल m के मास इस पॉइंट मास के मास पे डिपेंड कर ही रहा है, लेमडा यानी इसका चार्ज डेंसिटी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो अब एक आर्क का केस लेते हैं। अगला केस देखो, थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन करते हैं। बहुत हो गया सीधा सीधा रॉड, एक आर्क है, सेमी सर्कल नहीं है, मतलब सर्किल का आधा पार्ट नहीं है, कोई भी जनरल आर्क है। यहां कहीं इसका सेंटर है और यही इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, इसका मास है m। ये जो टोटल एंगल अपने सेंटर पे सब टेंड करेगा, मान लेते हैं ये अल्फा, मान लें अल्फा ले लेते हैं। अल्फा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हुई तो ये पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो सेमी सर्किल, और अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री होगी तो कंप्लीट सर्किल। अब इसमें भी इसका पूरा पूरा मास गिवन नहीं है, इसका भी जो मास पर यूनिट लेंथ यानी मास डेंसिटी है वो गिवन है क्वेश्चन में लैम्डा, इसकी रेडियस गिवन है r। हमें इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसकी एक बाइसेक्टर लाइन लेंगे, एंगल बाइसेक्टर लाइन, यानी ये एंगल α/2 और ये एंगल भी α/2, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब यहां से थीटा डिग्री के एंगल पे एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करते हैं। यही टेक्निक हमने पीछे के क्वेश्चन में भी अप्लाई करी थी। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी, dx। तो यूनिट लेंथ पे कितना मास है, लैम्डा। तो बाय डेफिनेशन लैम्डा की डेफिनेशन ही यही होती है, यूनिट लेंथ पे जितना भी मास होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। तो यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा मास है तो dx लेंथ पे कितना मास होगा,
लेमडा dx, इसको मान लेते हैं कि ये dm है, इसका जो मास है वो क्या हो गया, dm। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है, जो छोटा सा टुकड़ा है, वो अपने सेंटर पे मान लेते हैं ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये है d थीटा। इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वो लगाते हैं। एंगल डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ दैट इज dx अपॉन रेडियस दैट इज r। यहां से हमें dx की वैल्यू मिलेगी r d थीटा, बस, और ज्यादा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। dx की वैल्यू निकाल लेते हैं r d थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको और इसको देखो, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स भी छोटा सा होगा, मान लेते हैं फोर्स कितना है df, ये एंगल कितना है थीटा, तो इस df का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो होगा df cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, वो आएगा df sin थीटा। ठीक वैसा ही बताओ, अच्छा अगर थीटा डिग्री के एंगल पे इस तरफ हम वैसा ही एक छोटा सा एलिमेंटल टुकड़ा लें, उसकी वजह से भी df लगाए, तो उसका भी एक कंपोनेंट ऊपर मिलेगा और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। तो अच्छा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या df sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना, और df cos थीटा सेम डायरेक्शन में, या ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है उस डायरेक्शन में आने की वजह से ऐड होगा। तो अगर इस आर्क को हम छोटे छोटे इस तरह के कई टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, तो इस लाइन के इधर जो टुकड़े होंगे ठीक वैसा ही उसका एक काउंटर पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें मिलेगा। दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका कॉस वाला कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आने की वजह से जुड़ता चला जाएगा, और साइन वाला कंपोनेंट इक्वल अपोजिट आने की वजह से कैंसिल होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल फोर्स इसकी वजह से इस पॉइंट मास पर इस df cos थीटा वाले कंपोनेंट का समेशन होगा, और वंस अगेन ये कोई ऑर्डिनरी समेशन नहीं है, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट टोटल फोर्स ऑन पॉइंट मास ड्यू टू आर्क will be summation of df cos theta कंपोनेंट्स। चलो लिख दिए। फाइनली f की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन df cos थीटा। अब df की वैल्यू लिखते हैं, फिर देखते हैं कि कहीं वो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल वाला केस तो नहीं है, फिर उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। तो df की वैल्यू लिखते हैं, df की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल G m1 यानी इसका मास दैट इज लैम्डा dx, m2 इसका मास स्मॉल m डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की सेपरेशन, रेडियस तो r ही है, r का स्क्वायर इनटू cos थीटा। कैपिटल G कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, dx वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, तो इसको 2 वेरिएबल से हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए तो ये जुगाड़ लगाए थे, dx इज इक्वल्स टू r d थीटा, पुट कर दो यहाँ dx की जगह, तो यह आ गया कैपिटल G लैम्डा, dx की जगह हो गया r d थीटा, m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एक r से r कैंसिल। अब क्या होगा, क्या बचा वो देखते हैं, ये आ गया इंटीग्रेशन, इसको बाहर निकाल लें, जी एम लेमडा बाई आर, सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो कैपिटल जी एम लेमडा बाई आर कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट देखते हैं, देखो थीटा इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से लिया गया है, तो हमें पूरा आर्क कवर करना है, तो जब हम इस तरफ जाएंगे और यहां वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो होगा -α/2,
और जब इस तरफ जाएंगे और यहां वाला एलिमेंट पकड़ेंगे तो देखो इस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा बाई 2 के। तो यहां जो लिमिट चढ़ेगी वो होगी फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2 टू थीटा इज इक्वल्स टू प्लस अल्फा बाई 2। लिमिट समझ में आया? पूरा का पूरा हमें आर्क कवर करना है, तो यहां से लेके वहां तक जाएंगे और थीटा देखो बीच वाली लाइन से मेजर किया गया है, तो एक बार आप इधर आ रहे हो और एक बार उधर जा रहे हो, तो एक को माइनस और एक को प्लस कहेंगे। ठीक, अब बस यहां पे फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स का काम चालू। देखो क्या होगा सॉल्व करने पे, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो यह आ गया जी एम लेमडा बाई आर साइन थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2 टू थीटा इज इक्वल्स टू प्लस अल्फा बाई 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन अल्फा बाई 2 और माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस अल्फा बाई 2, तो माइनस से बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 हमें मिलेगा। उस 2 को बाहर लिख लेते हैं, 2 जी एम लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये है फाइनल एक्सप्रेशन। अगर हमने बीच का पूरा पूरा एंगल 2 अल्फा लिया होता तो यहाँ पे अल्फा आता, बट वो याद नहीं रहता, कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने अल्फा ही लिया है। हो सकता है क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री दे दी जाए, हो सकता है 90 डिग्री दे दी जाए, हो सकता है 180 डिग्री दे दी जाए, तो आप आराम से पुट कर लोगे। वंस अगेन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूला रटने के चक्कर मत पड़ो। कितने फॉर्मूले रटोगे, पागल हो जाओगे। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक और ये वो बताया जाए, सबके फॉर्मूला आप रटने बैठो तो 4000 5000 फॉर्मूले बन जाएंगे, कितना रटोगे। एग्जाम में मिलता है टाइम इतना कि कलम चला के सॉल्व किया जा सके। अब इसमें देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इस तरीके का कोई वायर हो सर्कुलर और बीच में सेंटर में कोई पॉइंट मास रखा हो, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी 0। जैसे इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, तो ये वाला टुकड़ा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ, इक्वल अपोजिट कैंसिल, ये वाला टुकड़ा अपनी तरफ, ये वाला टुकड़ा अपनी तरफ, इक्वल अपोजिट कैंसिल। वैसे ये वाला तो उसके अपोजिट ये वाला, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ कैंसिल। तो ये चीज हमें इस फॉर्मूले से भी मिलनी चाहिए। यहां पे आर्क की वजह से हमने सेंटर पर रखे पॉइंट मास पर लगने वाला टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया है। अगर आर्क पूरा कंप्लीट सर्किल बन जाए तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आएगा साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। तो अब एक होमवर्क दे दें, होमवर्क दे देते हैं, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, ये आर्क है, रेडियस है r, मास डेंसिटी है लैम्डा, ये एंगल है 60 डिग्री। चलो मास डेंसिटी की बजाय इसका मास ही दे देते हैं। इसका मास है 3m और यहाँ जो पॉइंट मास रखा है इसका मास है m। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आपने फॉर्मूला में लैम्डा निकलवाया है, यहाँ आपने टोटल मास दे दिया है। अच्छा ये बताओ, अगर ये आर्क की बजाय पूरा रॉड होता, है ना, रॉड नहीं मतलब ये अगर आर्क की बजाय ऐसे पूरा सर्कुलर शेप में होता, तो उसकी लेंथ कितनी होती, उसकी लेंथ होती 2 पाई r। ये तो पता ही है आपको कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो टोटल लेंथ है वो कितना होता है, 2 पाई r। तो इसमें अगर इसका मास 3m दे दिया जाए तो हम लैम्डा कैसे निकालेंगे। तो देखो 360 डिग्री का जब एंगल बनता है पूरा, तो लेंथ होती है 2 पाई r। तो 1 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो लेंथ आएगी 2 पाई r बाई 360। तो 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आएगा 2 पाई r बाई 360 इंटू 60, दैट इज पाई r बाई 3। 60 से 6 बार में कटा और 2 से 6 3 बार में कटा, यानी ये जो लेंथ है ये होगी पाई r बाई 3। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये लेंथ पाई r बाई 3 है,
तो पाई आर बाई 3 लेंथ का मास गिवन है 3m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा 3m बाई पाई आर बाई 3 चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 9m डिवाइडेड बाई पाई आर। और यही बताओ अच्छा लैम्डा नहीं होगा, यूनिट लेंथ में जितना मास होता है उसी को लैम्डा बोलते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू ये जो दिख रही है पुट कर दो और अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको आराम से सॉल्व करना जैसे आप सॉल्व करते हो, और अगर लैम्डा पुट करने की बारी आए तो ऐसा पुट कर लेना, नहीं अगर टोटल मास पुट करने के लिए आए तो टोटल मास तो गिवन ही है 3m। वैसे मतलब जिस भी तरीके से कंफर्टेबल फील हो वो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितना सर आंसर आया है। लेम्डा का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेम्डा निकाला गया है। अरे आर की लेंथ कैलकुलेट कर लो, उतने लेंथ का मास 3m है तो यूनिट लेंथ का मास निकाल लो, जितना भी होगा वही लेम्डा होगा। तो आपको होमवर्क में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ये है एंगल आपका 60 डिग्री, यहाँ पे रखा हुआ है मास m, इसका मास है 3m और रेडियस है r, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या पढ़े हो। इधर इनफाइनाइट उधर इनफाइनाइट, चाहे तो उसको आप माइनस इनफाइनाइट कह सकते हो, और वैसे ही ये माइनस इनफाइनाइट, ऊपर ये प्लस इनफाइनाइट। ये लेंथ L है और ड्यू टू सिमेट्री ये भी L, ये भी L, ये भी L है। एक पॉइंट मास यहां से L डिस्टेंस परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन के व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से ऐसे L डिस्टेंस पे यहां रखा हुआ है। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, बट एक बार सोचना, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो भी बताना कमेंट सेक्शन में, सर वो वाला नहीं सॉल्व कर पाए, निपट गए हम लोग, तो इसको भी सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट मास रख दिया जाए तो उस पर इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करके बताना है। चलो तो फिर इस वीडियो में यहीं रहने देते हैं। अब अगले वीडियो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। तब तक पढ़ते रहें।